नमस्कार, मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपका स्वागत है। अब वो वक्त आ गया है जब स्टूडेंट अपने भविष्य का सबसे अहम फैसला करेंगे। उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस ब्रांच या सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, ऐसे कई सवाल और उनके सही जवाब उन्हें सही लक्ष्य के चुनाव में मदद करेंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट देंगे आपका साथ और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के रास्ते को आसान बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। और लक्ष्य के सीरीज में आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। कैसे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के इस ब्रांच में अपना भविष्य बना सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के एचओडी है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। अगर आप भी इंजीनियरिंग की मैकेनिकल ब्रांच के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। डॉक्टर जितेंद्र, सबसे पहले तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम कैसे समझें, ये बताएं। कभी भी किसी भी फिजिकल कंपोनेंट, कोई भी मशीन है, मशीन स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जहाँ भी फोर्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ भी हमारा बल लग रहा है, जहाँ भी मोशन है, वहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। और आज की डेट में मैकेनिकल का बहुत स्कोप है, फ्रॉम द रॉ टू द फाइनल प्रोडक्ट। हर जगह पे जहाँ भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैकेनिकल इन्वॉल्व 100% होगा, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट हो। हार्डवेयर कहने का मतलब ही है कि मैकेनिकल हमारा इन्वॉल्व है। और जैसे जो भी मटेरियल है, मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करना, एनालिसिस करना, वो सारे फील्ड मैकेनिकल में आते हैं। और मैकेनिकल का बहुत वाइड स्कोप है। हर इंजीनियरिंग ब्रांच की तरह मैकेनिकल भी एक ब्रांच है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत स्कोप हैं। क्या कुछ स्कोप है और क्या हम इसमें पढ़ते हैं, कैसे हम अपना भविष्य बना सकते हैं, आज यही हम जान रहे हैं। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर जितेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 4 सालों का जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है, क्या क्या चीज़ें इस पूरे कोर्स में इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें पढ़ने को मिलती हैं? फर्स्ट ईयर में तो जनरली लगभग सभी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो सभी बच्चे पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर से सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाता है मैकेनिकल का, और उसमें 3 पोर्शन खास करके होता है। एक तो डिज़ाइन का पोर्शन होता है, और उसके बाद जो है थर्मल का पोर्शन होता है, और प्रोडक्शन का पोर्शन होता है। तीनों अपना जो है खास महत्व रखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और फिर जब बी पास आउट होते हैं बच्चे फाइनल ईयर के बाद, उसमें एक कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं कि उनको डिज़ाइन में जाना है। जैसे डिज़ाइन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं, उसी तरह से थर्मल एनालिसिस, जितने पावर प्लांट है उसमें थर्मल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेशलाइज हो जाते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर पर उनको काम करना होता है, उनको काफ़ी जो है मशीनिंग के बारे में जानना होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन में वो चले जाते हैं। तो इस तरह से 3 खास ब्रांचेज हैं। और आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी आ गए हैं। जी बिल्कुल। सर, इसके अगर एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो किस तरीके से एक स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्कोप के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जेई एग्ज़ाम जो है क्लियर करें। और जेई एग्ज़ाम के बाद आप जो है यदि क्लियर करते हैं तो आप काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करें और ख़ुद कॉलेज विजिट करें, और कॉलेज की पॉलिसी थोड़ा सा देखें, कॉलेज की कैसी पॉलिसी है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की भरमार है, लेकिन अच्छे कॉलेज की कमी बहुत है, अच्छे बच्चों की बहुत भारी कमी है। तो आप वहाँ के डायरेक्टर की प्रोफाइल देखें, वहाँ कॉलेज का फीडबैक देखें, वहाँ थोड़ा प्लेसमेंट देखें, और तब आप अपना डिसाइड करें कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। 12th के मार्क्स पे भी बहुत जगह एडमिशन होते हैं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कॉलेज आइडेंटिफाई करें जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी हो, जहाँ के डायरेक्टर की प्रोफाइल अच्छी हो और प्लेसमेंट अच्छा हो। जी बिल्कुल, ये लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये सजेशन ज़रूर देते हैं कि आपको फिजिकली वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉलेज कैसा है, किस तरह का प्लेसमेंट दे रहा है, क्या कुछ वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, रोहन इंदौर से इन्होंने कॉल किया है। जी रोहन, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी रोहन। जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि बैचलर डिग्री के बाद गेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या संभावना है? बिल्कुल सर। गेट का बहुत वाइड स्कोप आज की डेट में हो गया है। पहले एक समय था जब गेट के थ्रू सिर्फ हमारा एमटेक में एडमिशन होता था, लेकिन आज जितने
ज़्यादा अच्छे PSUs हैं सभी गेट के थ्रू जो है डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। और जो प्राइवेट कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी, यदि आप गेट अच्छे रैंक से क्वालिफाइड हैं तो एक डाउट क्लियर हो जाता है कि आप टेक्निकली साउंड हैं। तो जो अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत कम क्वेश्चन आपसे टेक्निकली पूछती हैं, तो वहाँ पे आपकी संभावना बढ़ जाती है। और गेट का मतलब ये है कि यदि गेट आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले, इसका मतलब आप टेक्निकली साउंड हैं, तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कम होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप कहीं भी एमटेक में एडमिशन लेते हैं उसके थ्रू NIT या IIT में एज पर योर रैंकिंग, तो उसमें आपको 12,600 का एक स्टाइपेंड मिलता है जो मंथली होता है। और उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो आपका एमटेक भी हो जाता है और बीच में आपको तैयारी करने का भी मौका मिल जाता है। और अच्छे जो NIT IIT में आप जाते हैं तो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आती हैं जहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना होती है। इसलिए गेट तो हर बच्चे के लिए जो है ये कंपलसरी होना चाहिए। जो भी टेक्निकल फील्ड में आगे जाना चाहता है उसको गेट में अच्छे स्कोर लाना चाहिए। और इसके लिए आप ज़रूरी है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर 3 साल आप बहुत अच्छी मेहनत करें और अच्छा स्कोर लाएं, क्योंकि गेट में अच्छा स्कोर नहीं लाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप खूब मेहनत करें और अच्छा गेट स्कोर लाएं। जी सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कॉलेजेस में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को देखना है उसे वहाँ एडमिशन लेने से पहले। लैब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंजीनियरिंग में, तो लैब्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? लैब्स और रियल टाइम एक्सपीरियंस। आप जब कॉलेज विजिट करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा डायरेक्टर का प्रोफाइल देखिए कि डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, फिर वहाँ का प्लेसमेंट, फिर कॉलेज की अटेंडेंस। जैसे हमारे यहाँ बंसल कॉलेज का है कि 75% अटेंडेंस हम लोग का कंपलसरी है। तो बच्चे कॉलेज में आते हैं और बच्चे जब कॉलेज में आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और यही बच्चों का प्लेसमेंट होने की चांसेस भी बढ़ जाती है। फिर लैब डेवलपमेंट, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे रियल टाइम जो है, जैसे हमारे यहाँ हर लैब में एक स्क्रैप लैब भी जुड़ा हुआ है जहाँ पे बच्चे रियल टाइम जो है अपनी मशीन खोल करके देख सकते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उनको ये गाइडेंस देने के लिए हमारे लैब स्टाफ्स रहते हैं और ये काफ़ी सारे कॉलेज में है। तो वहाँ आप जाकर खुद से विजिट करें। आप किसी भी दलाल या किसी भी के उसमें जो है चक्कर में पढ़ करके आप एडमिशन नहीं लें। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले ये भी आप ज़रूर देखें कि वहाँ कमीशन का खेल तो नहीं चल रहा है कि कोई आपको जो है पैसा के चक्कर में गलत सलाह दे रहा है। इसलिए आप खुद से जा करके विजिट करें, ये सारे फीडबैक ले करके लैब विजिट करें और तब जा करके एडमिशन लें। जी सर, ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत फैक्टर्स हैं। मार्क्स के बेसिस पे वो अपने सब्जेक्ट को चूज करें या फिर अपने पेरेंट्स के इंटरेस्ट की बेसिस पे या अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें मैकेनिकल लेना चाहिए, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए जो उनके लिए मैकेनिकल परफेक्ट है? देखिए, सबसे पहला तो ज़रूरी है कि खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको करना है, ना कि पेरेंट्स को और ना ही फ्रेंड्स को करना है। इसलिए सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है कि कुछ बच्चे फिजिकली थोड़ा एक्टिव होते हैं, तो यदि मैकेनिकल में फिजिकली एक्टिव है बच्चे तो ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आज की डेट में सॉफ्टवेयर कोर्सेस इतने आ गए हैं कि बच्चा जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो भी मैकेनिकल कर सकता है। और ख़ास करके लड़कियां, एक समय था जब लड़कियां जो है मैकेनिकल लेने के लिए सोचती थी, लेकिन आज बहुत सारी लड़कियां हैं क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जो है मैकेनिकल का पार्टिसिपेशन रहता है। जितने बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं उनके सॉफ्टवेयर एनालिसिस होती है, टेस्टिंग होती है। इसलिए सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा स्कोप है मैकेनिकल का। और आज के डेट में लड़कियां भी और दूसरे ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, EC जो पहले लेने सोचते थे, आज की डेट में वो मैकेनिकल लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेस आ गए हैं। तो आप कैरियर उसमें भी बना सकते हैं। बाद बाकी एक जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिवनेस होना चाहिए मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी कई बार सर फीस स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी सब्जेक्ट को चूज करने में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है? इसका फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। एक्चुअली आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आप वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर देख लें। और ज़्यादा अच्छा है कि फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय 4 साल का फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज से ले लें। हालांकि ये बहुत कम कॉलेज करते हैं क्योंकि हिडन फ़ी ज़्यादा रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंसल कॉलेज में एक फ़ी कार्ड हम लोग देते हैं जो 4 साल फिक्स रहता है एंड इट वेरीज टू 30,000 to 60,000 पर ईयर। तो इसलिए जो है किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लें, कॉलेज से ये ज़रूर जो है आप फ़ी कार्ड ले लें कि हमारा 4 साल यही फ़ी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जैसे TPO के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पे, लैब के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे कॉलेज वाले पैसा बच्चों से ले लेते हैं, जो हिडन चार्जेज होता है पहले बच्चों को नहीं बताया जाता है। इसलिए आप उस कॉलेज में ही एडमिशन लें जहाँ पे फ़ी फिक्स्ड है और पहले से आप जो है एक जो है रिटर्न में ले लें कि हाँ यही फ़ी हमारी 4 साल रहेगी, बीच में वेरी नहीं होगा। जी, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप के कैटेगरी में आते हैं, तो क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है? कैसे स्टूडेंट्स को मिल सकती है? स्कॉलरशिप बहुत सारे बेसिस में मिलता है।
जैसे SC ST OBC जो कोटा है, कैटेगरी है, उसमें तो सभी बच्चों को मिलता है, चाहे वो मैकेनिकल हो या दूसरे ब्रांच हो। बाद में कि मैकेनिकल में जो है बहुत सब जगह इंटर्नशिप होता है, जहाँ पे आप बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको एक जो है मिनिमम अमाउंट दिया जाता है एज ए स्टाइपन। दूसरा एक वाइस चांसलर अवार्ड है, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी वो अवार्ड मिलता है, तो वहाँ से कुछ पैसा ये कर सकते हैं। बाद बाकी नॉर्मल इंजीनियरिंग की तरह ही इसमें भी जो है सारे कैटेगरी अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट के सारे स्कीम का फ़ायदा जैसे अदर ब्रांच उठाती है, उसी तरह मैकेनिकल भी उस ब्रांच का और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकती है। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और जो लक्ष्य हमेशा देखते हैं उन्हें ये पता है कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जो कि इस फील्ड के HOD हैं बंसल इंस्टीट्यूट में, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र, अभी तक हमने बात की कि किस तरह का कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को और कैसे वो इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लेकर फ्यूचर स्कोप क्या है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम स्कोप की बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में? जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहले भी अच्छा स्कोप था, इसको एवरग्रीन ब्रांच हम लोग बोलते हैं और हकीकत में भी एवरग्रीन ब्रांच है। आज के डेट में भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है तीनों चारों फील्ड में है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं या सर्विस सेक्टर में चले जाएं। और मैकेनिकल में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए मैनेजरियल फील्ड में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जितने बच्चे गेट क्वालिफाई करके एमटेक करने जाते हैं, उसी तरह से कैट या दूसरे कोर्सेज क्वालिफाई करके MBA करते हैं। तो MBA कर लेने के बाद और जो है एक सोने पे सुहागा वाला जो एक कहावत है वो हो जाता है। MBA करने के बाद मैकेनिकल का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे आप सर्विस सेक्टर में रहें या आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, हर जगह आपके लिए स्कोप है। टीचिंग में भी मैकेनिकल का बहुत अच्छा स्कोप है। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्कोप है, एवरग्रीन ब्रांच से कहा जाता है। कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ अपना खुद का काम करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए क्या स्कोप है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 4 साल कोर्सेस होते हैं, इसमें 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग पढ़ाते ही हैं कि हाउ टू सेटअप एन इंटरप्राइज। और हमारे यहाँ तो ई-सेल भी डेवलप है, बहुत सारे कॉलेजों में इंटरप्रेन्योरशिप सेल डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे बच्चों को जो है एज ए इनक्यूबेट करते हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करें और कहाँ कहाँ से आपको फंड जनरेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको लोन की सुविधा है और कहाँ कहाँ स्कोप है मार्केट में, न्यू ट्रेंड क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट आज के डेट में आप जो है डेवलप कर सकते हैं या किस तरह की सर्विस की आवश्यकता है मार्केट में। तो ये बिजनेस सेटअप के लिए तो मैकेनिकल इज़ दी बेस्ट ब्रांच, जहाँ पे आपको रियल टाइम सिखाया जाता है, बच्चों को एक्सपर्ट मिलता है। खास करके मैकेनिकल में जब बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं तो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, जहाँ के ऑनर से डायरेक्ट बच्चे कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे जो है बच्चों को नॉलेज मिलता है। और हमारे बंसल कॉलेज में हम लोग का एसोसिएशन है EDI अहमदाबाद से, तो वहाँ से भी एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप करके हर साल हम लोग 3 दिन का ये प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें 100+ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो है महत्व है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए हैं। कुछ बच्चे सीख करके अपना बिजनेस भी आज की डेट में सेटअप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके लिए अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपका खुद का कुछ आपको शुरू करना है, तो उसके लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छी है। सर, CAD और CAM ये टर्म क्या है, इसके बारे में हमें समझाएं। एक्चुअली CAD और CAM जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। किसी ज़माने में जो है मैनुअल सारा प्रोडक्शन होता था, मैनुअल हम लोग डिजाइनिंग करते थे, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि कंप्यूटर पे बैठे बैठे हम लोग सारा प्रोडक्ट डिजाइन कर लेते हैं और इसको CAM मशीन से, कंप्यूटर एडेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे CNC मशीन हो गया, वर्टिकल मिलिंग मशीन हुआ, उससे डायरेक्ट इंटरलिंक करके सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डिज़ाइन भेज देते हैं मशीन में और प्रोडक्शन ऑटोमेटिक जो है प्रोड्यूस होकर के बाहर आ जाती है। इससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो क्विक मशीनिंग हो जाती है, जिसमें समय की काफ़ी बचत हो जाता है। क्वालिटी जो है इसका लगभग 100% माना जाता है। और तीसरा चीज़, समय के साथ साथ पैसे की काफ़ी बचत हो जाती है। ऑटोमेशन के थ्रू जो है मैन पावर रिड्यूस हो जाता है। तो आज की डेट में CAD और CAM का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी बिल्कुल। स्कोप की अगर बात कर रहे हैं सर, तो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का स्कोप है, इसको लेकर ये भी हम समझना चाहेंगे। जितने इम्पोर्टेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया, जितने ऑयल कंपनीज हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सभी में मैकेनिकल का स्कोप है। साथ में ही जो
आपका रेलवे है जो सबसे बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्कोप है, वहाँ भी मैकेनिकल का स्कोप है। जितने माइन सेक्टर हैं वहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और प्राइवेट सेक्टर में तो हैं ही, क्योंकि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैन्युफैक्चरिंग तो होना ही है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट जो है हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड नहीं इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैकेनिकल की ज़रूरत है ही। और सर्विस सेक्टर में भी मैकेनिकल की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि बच्चा जो है मैनेजमेंट की काफ़ी सारे कोर्सेस 4 साल में पढ़ करके निकलता है, तो वहाँ पे मैकेनिकल का जो है स्कोप बढ़ जाता है। सर्विस सेक्टर में भी, जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है काफ़ी स्कोप है मैकेनिकल का। और ये दोनों जगह प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है मैकेनिकल का। IAS वगैरह में भी जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल ही एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन में हैप्पीली बैठ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, मेडिकल फील्ड में और ऑटोमोबाइल में भी इसको लेकर बहुत स्कोप है, वो भी समझना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, ऑटोमोबाइल फील्ड में तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि ऑटोमोबाइल फील्ड आज के डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पे है और नई नई डिज़ाइन आ रही है आज की डेट में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ मैकेनिकल का स्कोप हो। दूसरा, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मेडिकल में, तो जितने भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हर चीज़ में मैकेनिकल इन्वॉल्व है। अब यह ज़रूरी है कि मैकेनिकल के साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व है। इसीलिए हमने पहले भी आपको बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर यदि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखता है तो उसके डबल बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि एक तो मैकेनिकल का स्कोप है ही उसके पास, और सॉफ्टवेयर यदि आ गया तो प्रोग्रामिंग करके बायोमेडिकल इक्विपमेंट में बहुत कुछ डेवलप कर सकता है। हर जगह जहां बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं वहां मैकेनिकल इंजीनियर का रहना अति आवश्यक है। टीम में 2 यदि मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो एक EC और एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जी, रोबोटिक को लेकर भी आजकल बहुत स्कोप सुनने को मिल रहा है, वो किस तरीके से बूम पर है? जी हाँ, रोबोटिक जो है एक तरह से ऑटोमेशन है, और हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अपने बूम पे है। ऑटोमेशन ज़रूरी भी है, क्योंकि मैन पावर जो है कई सारे कारण, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से समय जो है हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे पास आदमी भी नहीं है, बजट भी उतना नहीं है, तो सब चीज़ को रिड्यूस करने का काम ये एक्चुअली रोबोट्स या ऑटोमेशन करते हैं। और ये ऑटोमेशन में जो है बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। दूसरे ब्रांच का बहुत कम इसमें रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेन रोल जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियर का ही होता है, जो रोबोट्स या ऑटोमेटेड जो है कन्वेयर या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये सब डेवलप करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई अब्रॉड अपना फ्यूचर देख रहा है, दोनों ही तरीके से, अगर वो कोई जॉब वहाँ पर तलाश रहे हैं तो, या फिर वो आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से होता है? दोनों का स्कोप है। जो बच्चा हायर स्टडी करना चाहता है, जैसे MS या PhD करना चाहता है, उसके लिए भी बहुत सारे जो है स्कोप है बाहर के देशों में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, US, दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ भी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो क्लियर करके वो जा सकता है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री भी अभी लिए हैं, जिससे कॉलेज के एसोसिएशन हुआ है फ्रांस से, उसके थ्रू भी MS करने जा रहे हैं। जॉब के लिए भी बाहर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बाहर में ऑटोमेशन ज़्यादा है। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैकेनिकल के साथ यदि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो क्विक जॉब मिल जाता है, और बाहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि एक चीज़ जो है बहुत सत्य है कि भारत के जो अपने बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी मेहनती होते हैं। तो यदि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ करके आप यदि बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, आपने कहा कि इस इंजीनियरिंग के साथ आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तो विद इन दिस पीरियड 4 साल के अंतराल के बाद जब वो एक कैंपस में बैठते हैं, प्लेसमेंट सिलेक्शन के लिए बैठते हैं, तो उस वक्त क्या देखा जाता है स्टूडेंट में? क्या सिर्फ वो 4 साल ही काफ़ी हैं, या उनको कुछ अलग से भी कुछ उनको नॉलेज लेनी पड़ती है? यदि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो 4 साल काफ़ी होता है, 4 साल कम नहीं होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कोर्सेस है, कुछ सॉफ्टवेयर कोर्सेस जैसे कंप्यूटर के C++ या जावा हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते हैं, RDBMS पढ़ाते हैं। उसके साथ मैकेनिकल के कुछ सॉफ्टवेयर जो है, ऑटोकैड हो गया, प्रोई हो गया, केटिया हो गया, ये सब कुछ पढ़ाते हैं। तो बच्चा इस 4 साल में के ड्यूरेशन में ही जो है पढ़ाई कर सकता है। दूसरा, कॉलेज में कई जगह TPO की एक सेपरेट क्लासेस लगती है, जैसे हमारे यहाँ प्लेसमेंट का डेली 2 घंटे क्लासेस लगती हैं। तो प्लेसमेंट बहुत आसान हो जाता है। यदि बच्चा 4 साल में पढ़ता है तो उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है, 100% गारंटी है कि उसका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि वो 4 साल का एक फुल यूटिलाइजेशन वो करे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो कैंपस भी हो जाता है और अच्छे कंपनी में भी हो जाता है उसका।
जी बिल्कुल, यानी 4 साल में एक अच्छे इंजीनियर आप बन के निकल सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको एवरग्रीन ब्रांच बताया जाता है, ये आज हमने जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के। थैंक यू। तो इसी के साथ आज लक्ष्य में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।